नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वक्त की बेहद बड़ी और जरूरी खबरों में, जिसमें आपको हर खबर के बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश में दूसरी सरकार चाहते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। शरद पवार की एनसीपी का आरोप, दिल्ली में गुजरात मॉडल दोहराया, शाह दे इस्तीफा। जी हां दोस्तों, शरद पवार की पार्टी राकांपा ने आरोप लगाया कि दिल्ली में गुजरात मॉडल की पुनरावृत्ति की गई है, जहां सीएए को लेकर बड़े पैमाने पर हुई। पार्टी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफा मांगा है। दिल्ली में कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी केंद्रीय गृह मंत्रालय की है। महाराष्ट्र के मंत्री और राकांपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता नवाब मलिक ने जांच की मांग की कि क्या गृह मंत्री राष्ट्रीय राजधानी में स्थिति को संभाल नहीं पाए या उन्होंने कथित तौर पर पुलिस को निर्देश दिए थे कि त्वरित प्रतिक्रिया नहीं दे। विपक्षी दलों ने पुलिस पर आरोप लगाया कि राष्ट्रीय राजधानी के दौरान वह मूक दर्शक बनी रही। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मायावती ने राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी, केंद्र पर लगाया लापरवाही का आरोप। जी हां दोस्तों, दिल्ली को लेकर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को चिट्ठी लिखी है। मायावती की ओर से चिट्ठी में केंद्र सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली पर चिराग पासवान का बड़ा बयान, भड़काऊ भाषण देने वाले 3 नेताओं पर एक्शन ले बीजेपी। जी हां दोस्तों, राजधानी की इस घटना के बाद सियासत भी गरमाई हुई है और विपक्षी दल भाजपा के 3 नेताओं कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं अब एनडीए के सहयोगी दल एलजेपी ने भी इन 3 नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। चिराग पासवान ने भाजपा नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। चिराग पासवान ने दिल्ली पर बयान देते हुए कहा, भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व दिल्ली के दोषी भाजपा नेताओं कपिल मिश्रा, प्रवेश वर्मा और अनुराग ठाकुर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। उनके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई भी होनी चाहिए। चिराग पासवान तो शायद नहीं फैलती। चिराग पासवान ने कहा, यह सिलसिला दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान शुरू हुआ। हाल ही में कपिल मिश्रा ने पुलिस के सामने प्रदर्शनकारियों को धमकी दी थी। अगर उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की गई होती तो शायद नहीं फैलती। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी ने बढ़ती बेरोजगारी को लेकर सरकार पर निशाना साधा, किया यह ट्वीट। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने शुक्रवार को सरकार पर देश में बढ़ती बेरोजगारी से ध्यान हटाने की कोशिशों को लेकर निशाना साधा। प्रियंका ने ट्वीट कर कहा कि देश में बेरोजगारी बड़ी समस्या है। जो देश का ध्यान अन्य मुद्दों पर भटकाना चाहते हैं वे देश के सबसे बड़े शत्रु हैं। उन्होंने कहा कि आज युवाओं को रोजगार की जरूरत है और प्रतिभाशाली लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने यह प्रतिक्रिया चेन्नई से आई एक रिपोर्ट के हवाले से दी, जिसमें बताया गया था कि 1400 से ज्यादा लोगों ने पार्किंग अटेंडेंट के लिए आवेदन किया था। इनमें से 70% ग्रेजुएट थे और 50% इंजीनियर थे। कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से ट्वीट कर कहा, विनाशकारी बेरोजगार संकट की यह स्थिति केवल एक शहर की है, पूरे देश के हालत के बारे में सोचिए। उल्लेखनीय है कि प्रियंका और राहुल गांधी पूर्व में भी कई मौकों पर बेरोजगारी को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ हमला बोल चुके हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सीबीआई वर्सेस सीबीआई, जब कोर्ट में पुलिस अधिकारियों में आई ये बात। जी हां दोस्तों, सीबीआई बनाम सीबीआई मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में आज शुक्रवार को सुनवाई हुई, लेकिन सुनवाई के दौरान केस से जुड़े जांच अधिकारी आपस में ही कोर्ट रूम में भिड़ गए। इसी मामले में राकेश अस्थाना को सीबीआई की तरफ से कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी थी। कोर्ट के अंदर शुक्रवार को केस के पहले जांच अधिकारी अजय कुमार बस्सी और दूसरे आईओ सतीश डागर आपस में भिड़ गए। कोर्ट ने दोनों को जमकर फटकार लगाई। अजय कुमार बस्सी कोर्ट को अपनी जांच के बारे में जानकारी दे रहे थे, तभी सतीश डागर ने उन्हें रोका और कहा कि बस्सी जो कह रहे हैं वो केस डायरी में नहीं लिखा है। इसी बात पर अजय कुमार बस्सी और सतीश डागर आपस में भिड़ गए। अजय कुमार बस्सी ने कोर्ट से कहा कि सतीश डागर ने पहले से ही मन बना लिया था कि राकेश अस्थाना को क्लीन चिट देनी है। जज ने इस पर दोनों को रोका और जमकर फटकार लगाई। जज ने कहा कि आप दोनों एक ही संस्थान से हो और यहाँ लड़ रहे हो, आप दोनों से बड़ा संस्थान है। कोर्ट इस मामले में जांच अधिकारियों की आपसी खींचतान और लड़ाई से बेहद नाराज था। जज संजीव अग्रवाल ने आग्रह किया कि इस तरह की हरकतों को कोर्ट में दोबारा ना दोहराया जाए। इस मामले में अगली सुनवाई 7 मार्च को दोबारा होनी है। मुमकिन है कि अगली सुनवाई में इस मामले में कोर्ट कुछ जानकारी हासिल करने के लिए बस्सी को दोबारा बुलाएं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगी कांग्रेस की टीम, सोनिया को सौंपेगी रिपोर्ट। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दिल्ली के बारे में जानकारी इकट्ठा करने और रिपोर्ट देने के लिए एक टीम बनाई है। उन्होंने 5 सदस्यीय दल को उत्तर पूर्वी दिल्ली इलाकों का दौरा करने और विस्तृत रिपोर्ट सौंपने को कहा है।
पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी बयान के अनुसार सोनिया ने मुकुल वासनिक, शक्ति सिंह गोहिल, कुमारी शैलजा, तारिक अनवर और सुष्मिता देव को जिम्मेदारी दी है कि वे उत्तर पूर्वी दिल्ली के प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। वेणुगोपाल ने कहा कि ये शिष्टमंडल प्रभावित इलाकों का दौरा करने के तत्काल बाद सोनिया को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अगुवाई में पार्टी के शिष्टमंडल ने गुरुवार को दिल्ली मामले पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात कर आग्रह किया था कि वह केंद्र सरकार से राजधर्म का पालन कराने और गृह मंत्री अमित शाह को हटाने के लिए कदम उठाए। राष्ट्रपति से मुलाकात करने वाले पार्टी शिष्टमंडल में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, वरिष्ठ नेता अहमद पटेल, ए.के. एंटनी, गुलाम नबी आजाद, मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला और कुछ अन्य नेता शामिल थे। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद सोनिया ने कहा था कि CWC की बैठक में हमने दिल्ली में स्थिति को लेकर कई मुद्दों पर चर्चा की थी। हमने राष्ट्रपति से मिलने और अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपने का फैसला किया। उन्होंने ज्ञापन के कुछ हिस्से पढ़े और दावा किया कि केंद्र और दिल्ली सरकार को लेकर मूक दर्शक बनी रही। गृह मंत्री और प्रशासन की निष्क्रियता से बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान हुआ। कांग्रेस की ओर से सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया था, हम इस बात को दोहराते हैं कि गृह मंत्री को हटाया जाए क्योंकि वह रोकने में अक्षम साबित हुए। पार्टी ने ज्ञापन में राष्ट्रपति से कहा, हम आपसे आग्रह करते हैं कि नागरिकों के जीवन, संपत्ति और आज़ादी की सुरक्षा रखा जाए। हम आशा करते हैं कि आप निर्णायक कदम उठाएंगे। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि पिछले कुछ दिनों के भीतर दिल्ली में जो कुछ भी हुआ है वो बहुत चिंताजनक राष्ट्रीय शर्म का विषय है। यह हालात को नियंत्रित रखने में केंद्र सरकार की पूरी विफलता का प्रमाण है। सिंह ने कहा कि हमने राष्ट्रपति से कहा है कि वह सरकार से राजधर्म का पालन करने के लिए कहे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली पर प्रकाश सिंह बादल बोले, ये बदकिस्मती, नहीं बची है धर्मनिरपेक्षता। जी हां दोस्तों, दिल्ली पर भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी अकाली दल ने बड़ा बयान दिया। अकाली दल के नेता और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म और डेमोक्रेसी को लेकर सवाल उठाए। प्रकाश सिंह बादल ने कहा कि ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है, अमन शांति के साथ रहना बहुत जरूरी है। प्रकाश सिंह बादल ने कहा कि हमारे देश के विधान में 3 चीजें लिखी हैं जो सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म और डेमोक्रेसी। यहाँ ना तो सेक्युलरिज्म है ना ही सोशलिज्म है। अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। डेमोक्रेसी भी सिर्फ 2 स्तर पर ही रह गई है, एक लोकसभा इलेक्शन और दूसरा स्टेट इलेक्शन, बाकी कुछ नहीं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी नेताओं पर FIR के लिए मिला 1 महीने का वक्त, 1 दिन की मोहलत देने वाले जज का तबादला। जी हां दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को भाजपा नेताओं कपिल मिश्रा, सांसद अनुराग ठाकुर और प्रवेश साहिब सिंह वर्मा व अन्य के भड़काऊ बयानों को लेकर केंद्र सरकार से अपना जवाब कोर्ट में दाखिल करने को कहा है। इसके लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार को 4 हफ्ते यानी कि करीब 1 महीने का वक्त दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस DN पटेल और जस्टिस C हरिशंकर की पीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि यह हमारा कर्तव्य है कि कानून व्यवस्था कायम रहे और स्थिति नियंत्रण रहे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सरकार की तरफ से कोर्ट में पेश हुए। तुषार मेहता ने सुनवाई के दौरान कहा कि शहर के मौजूदा हालात को देखते हुए हमने अभी तक इस पर फैसला नहीं लिया है। अभी हमने इस पर फैसला टाल दिया है और सही समय पर इस पर कोई फैसला लिया जाएगा। तुषार मेहता ने कहा कि कार्रवाई होगी। हम दिल्ली में स्थिति को सामान्य करने के लिए सभी कोशिश कर रहे हैं। मेहता ने कोर्ट देने के लिए समय मांगा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने फिलहाल सरकार को 4 हफ्ते का वक्त दिया है। अब इस मामले पर आगामी 13 अप्रैल को सुनवाई होगी। गौरतलब है कि बुधवार को जस्टिस S मुरलीधर और जस्टिस तलवंत सिंह की बेंच ने भी मामले पर सुनवाई की थी। सुनवाई के दौरान बेंच ने दिल्ली को लेकर पुलिस को फटकार लगाई थी और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को इस मामले में कार्रवाई करने और शुक्रवार को मामले की जानकारी देने को कहा था। हालांकि बुधवार देर रात उनके तबादले का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन में कहा गया कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और चीफ जस्टिस S.A. बोबड़े के साथ विचार विमर्श के बाद यह फैसला लिया गया। दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली से जुड़े मामलों में दिल्ली पुलिस का पक्ष रखने के लिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता व अन्य 3 वकीलों को नियुक्त किया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चुनाव में पर्चा बांटने वाले गृह मंत्री रहे गायब, शिवसेना ने सामना में बोला हमला। जी हां दोस्तों, दिल्ली को लेकर शिवसेना ने केंद्र सरकार और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है। पार्टी के मुखपत्र सामना के संपादकीय में दिल्ली के दौरान अमित शाह की गैर मौजूदगी पर सवाल उठाया है।
वहीं इस मामले में विपक्ष की भूमिका पर भी टिप्पणी की है। सामना ने लिखा है कि केंद्र में कांग्रेस अथवा दूसरे गठबंधन की सरकार होती तो उस समय भारतीय जनता पार्टी गृह मंत्री का इस्तीफा मांगने लगती। भाजपा के लोग गृह मंत्री के इस्तीफे के लिए दिल्ली में मोर्चा व घेराव करते। राष्ट्रपति भवन पर भाजपा के वरिष्ठ नेता बोलने जाते। भाजपा के लोग गृह मंत्री को नाकाम ठहराकर इस्तीफा चाहिए ऐसी मांग करती। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि भाजपा सत्ता में है और विपक्ष कमजोर है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ताहिर हुसैन के खिलाफ केस दर्ज। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा, अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा पर कब सरकार करेगी मुकदमा दर्ज। जी हां दोस्तों, समाचार एजेंसी रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने कहा, हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि भड़काऊ बयान देने वाले नेताओं पर कार्रवाई हो। आप नेता पर उंगली उठी, मुकदमा दर्ज हुआ, अच्छी बात है, लेकिन अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा पर मुकदमा कब दर्ज करेगी सरकार। हाई कोर्ट के जज जिन्होंने कड़ा रुख अपनाया उन्हें पंजाब भेज दिया गया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मुख्यमंत्री गहलोत ने साधा केंद्र सरकार पर निशाना, संविधान की उड़ाई जा रही है धज्जियां। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आज देश का माहौल खराब किया जा रहा है। जेएनयू और एएमयू के छात्रों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। जो इनके साथ हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए। देश में रोजगार खत्म किया जा रहा है। यह बात मुख्यमंत्री गहलोत ने आज राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष पूजा वर्मा के कार्यालय के उद्घाटन के बाद छात्रों को संबोधित करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारे देश का संविधान सबसे सर्वोपरि है, उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, धर्म के नाम पर भेदभाव किया जा रहा है। हमारे देश में अमन, चैन और भाईचारा बना रहना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि छात्र जीवन में सीखा जाने वाला कार्य हमेशा याद रहता है। राजनीति में छात्र सेवा समझकर आगे आना चाहिए। राजस्थान विश्वविद्यालय में सभी धर्म और जाति के लोग पढ़ते हैं। देश में राजस्थान विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा सबसे अलग है। इस अवसर पर उच्च शिक्षा मंत्री देवेंद्र सिंह भाटी भी मौजूद थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हरियाणा की बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप, निर्दलीय विधायक ने समर्थन वापस लिया। जी हां दोस्तों, हरियाणा सरकार बने बेमुश्किल अभी 100 दिन हुए हैं कि उसे पहला बड़ा झटका लग गया है। रोहतक के महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने सरकार से समर्थन वापस कर ऐलान कर दिया है। सरकार पर बड़ा हमला करते हुए कुंडू ने कहा कि भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ी इस सरकार को समर्थन देने का कोई मतलब नहीं है। कुंडू के इस ऐलान के साथ ही जन नायक जनता पार्टी के 10 और 7 निर्दलीय विधायकों की बेसाखी पर चल रही बीजेपी सरकार के लिए मुश्किलों की शुरुआत हो गई है। हरियाणा विधानसभा में आज राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देने के दौरान ही विधायक बलराज कुंडू की मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से भिड़ंत हो गई। मुख्यमंत्री के चहेते रोहतक से पूर्व विधायक और पिछली सरकार में सहकारिता मंत्री रहे मनीष ग्रोवर के खिलाफ तकरीबन 4000 करोड़ के गंभीर भ्रष्टाचार को लेकर विधायक बलराज कुंडू ने मोर्चा खोल रखा है। चीनी मिलों में दिखाए गए 3300 करोड़ के लॉस को बलराज कुंडू बड़ा घोटाला बता रहे हैं। शुगर मिलों से शीरे की खरीद बिक्री में हुए इस बड़े घोटाले को लेकर बलराज कुंडू ने मुख्यमंत्री से मिलकर दस्तावेजी सबूत भी सौंपे थे। साथ ही ऐलान किया था कि सरकार ने यदि जांच करवाकर दूध का दूध और पानी का पानी नहीं किया तो वह चंडीगढ़ में टेंट गाड़कर धरना देंगे। साथ ही सरकार को अल्टीमेटम दिया था कि यदि उसने जांच नहीं करवाई तो वह उससे अपना समर्थन वापस ले लेंगे। पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर के तहत रहे विभाग में शुगर मिलों से शीरे की खरीद बिक्री में हुए घोटाले पर विधानसभा में जवाब देने के लिए मुख्यमंत्री शायद तैयारी के साथ आए थे। कुंडू के लगातार हमलों से पहले ही असहज मुख्यमंत्री ने जैसे ही शीरे की बिक्री पर बोलना शुरू किया, विधानसभा का तापमान गर्म होने लगा। साथ रहकर नीतीश ने फिर दिया बीजेपी को बड़ा झटका। एनआरसी एनपीआर के बाद जातीय जनगणना का प्रस्ताव सदन से पास। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा में 27 फरवरी को जातीय जनगणना का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो गया। इससे पहले मंगलवार को बजट सत्र के दूसरे दिन सीएम नीतीश कुमार ने जाति आधारित जनगणना का प्रस्ताव पेश किया था, जिसे आज सभी दलों के समर्थन से पास कर दिया गया। इसकी घोषणा विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने सदन की बैठक में की। प्रस्ताव में मांग की गई है कि 2021 में जनगणना जाति आधारित हो, लेकिन इसमें सबसे खास बात यह है कि जाति आधारित जनगणना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पिछले 3 दिन में दूसरा मास्टर स्ट्रोक है, जिसमें उन्होंने साथ रहते हुए बीजेपी के खिलाफ ये लगातार दूसरा गोल किया है। दरअसल 2 दिन पहले मंगलवार को उन्होंने बिहार विधानसभा में एनआरसी नहीं लागू करने और एनपीआर 2010 के प्रारूप के अनुसार करने का प्रस्ताव पारित कर बीजेपी को पहला झटका दिया था। इतना ही नहीं, यह प्रस्ताव भी सदन से सर्वसम्मति से पास हुआ था। लेकिन इस प्रस्ताव के साथ ही बिहार पहला एनडीए शासित राज्य बन गया, जहां एनआरसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित हुआ, वह भी बीजेपी के सरकार में रहते।
हालांकि यह प्रस्ताव सदन से सर्वसम्मति से पास हुआ, लेकिन सदन में यह प्रस्ताव आते ही कई बीजेपी नेता भौंचक्के रह गए। कई नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार ने उन्हें बिना जानकारी दिए सदन में प्रस्ताव पेश कर दिया। इसके बाद नीतीश कुमार के भविष्य के कदमों को लेकर अटकलें शुरू हो गईं। दरअसल एनआरसी और एनपीआर पर प्रस्ताव से पहले बिहार की राजनीति में एक बड़ी घटना हुई, जिसने बीजेपी समेत पत्रकारों को भी चौंका दिया। हुआ यूं कि सदन में प्रस्ताव पेश किए जाने से पहले बिहार के सीएम नीतीश कुमार और विपक्षी दल आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव के बीच सदन में ही एक अहम बैठक हुई, जिसमें क्या बातें हुई किसी को पता नहीं चला। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।